हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी हिस्ट्री वाला पार्ट आपका चल रहा है, वो पैरेलली चलता रहेगा और अब जो है इकोनॉमिक्स का भी चलेगा। तो हम इकोनॉमिक्स में जो है वो क्लास 9th से एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं। 9th का हम करेंगे, 10th का करेंगे और 11th का और 12th का एक मेनली आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन माइक्रो का भी हम चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो 9, 10th, 11th, 12th ये हम प्रोवाइड करवाएंगे। देखो 9th और 10th में बहुत कम है, 9th में 4 चैप्टर है, तो हम 4 डेज में कवर करेंगे। आपका ड्यूटी ये होगा कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। यहाँ हम जो कोर कंसेप्ट होगा हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज इन डिटेल जो है वो आप पढ़ोगे। एनसीईआरटी का देखोगे ब्यूटी ये है कि आपका स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ बहुत सारी चीजें रहती है। इनफैक्ट फर्स्ट जो चैप्टर आपका है वो स्टार्ट ही स्टोरी से होता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक्चुअली विलेज पालमपुर एक इन लोगों ने एक तरह से हाइपोथेटिकल विलेज लिया है, लेकिन उसकी सिमिलरिटी मिलती है आपका जो उत्तर प्रदेश के एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से के एक गांव से मिलता जुलता है, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने है वहां उस एरिया में रिसर्च किया तो वहां मिला। तो हम इसमें देखेंगे कुछ कंसेप्ट्स और कुछ जो चीजें इसमें दी हुई है उसको। मेनली आप एनसीईआरटी जो है वो कंसेप्ट बिल्डअप करना है और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो करंट अफेयर्स से भी इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें टोटल 4 चैप्टर है आपका। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एंड एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखो इकोनॉमिक्स में यहाँ जो आपका है हम देखेंगे बेसिक्स की क्या है। कोई भी जो 3 सेक्टर में हम मेनली इकोनॉमी को बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर मेनली आ जाता है, और सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी में आपका सर्विसेज सेक्टर। क्वाटरनरी और क्वेनरी भी आता है, लेकिन हम वो कुछ पार्ट में बाद में देखेंगे। अदरवाइज मेनली हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स को ही देखना है। फिर इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लेकिन इसको वो डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन किए हुए हैं। कैपिटल के टर्म में ये फिजिकल कैपिटल और आपका ह्यूमन कैपिटल को एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म में डिफाइन किए हुए हैं। अदरवाइज जो लेबर है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, तो ह्यूमन कैपिटल 2 पार्ट में, एक तरह से लेबर में भी वो आ जाते हैं, जो मैनुअल लेबरर्स हैं तो वो लेबर फोर्स में आ जाते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स है जो इन तीनों फैक्टर को, लैंड, लेबर एज वेल एज कैपिटल, इन तीनों को जो इंटीग्रेट करता है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है। तो हम आज ये फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो एज सच हम डायरेक्ट पीडीएफ ही देखेंगे। ठीक है, ये आपका है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब देखोगे द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स related to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। लेकिन ये हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन ये देखोगे स्टार लगा हुआ है, ये नीचे आपका दिया हुआ है कि ये जो है द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट इटिन ऑफ अ विलेज ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से ये स्टोरी मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं वो पार्टली उस विलेज की इकोनॉमी को ये दर्शाता है। तो इसमें इस स्टोरी के माध्यम से, इस जो विलेज पालमपुर है उसके स्टोरी के माध्यम से हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को समझेंगे। कुछ चीजें हैं जो हम इकोनॉमिक्स सीरीज में ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स में जाओगे तो उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स जो बेसिक हैं इकोनॉमिक्स के, उसको हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप उसको भी करीब 5-6 लेक्चर होगा तो आप उसको भी देख लोगे। Farming is the main activity in Palampu, whereas several other activities such as a small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. This production activity need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampu, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. देखो ये आप यहाँ क्या है कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, और आपका ट्रांसपोर्ट जो हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या होगा आपका टर्सरी में, सर्विसेज सेक्टर में आ गया।
तो हम इस गांव के कहानी के माध्यम से चीजों को देखेंगे। अब ये कह रहा है कि पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj, and further on to the nearest small town is Sahapur. Many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock cart, tonga, bogie, loaded with jaggery, yani good, and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractor, and trucks. आज के डेट में देखो, ये एक तरह से अभी कुछ दिनों की स्टोरी पहले ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस गांव में का स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर क्या है कि 450 फैमिली ये रहती है, और जिसमें से डिफरेंट कास्ट के लोग इसमें बिलोंग करते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। देखो, जो आपका देखो 80% जो है, यानी कि लेस देन 20% जो हाउसेस हैं वो अपर कास्ट के हैं, तो उनके पास मेजोरिटी जो लैंड है वो लार्जर फार्मर्स हैं, तो उनके पास लैंड भी अधिक है, मैक्सिमम लैंड उनके पास है, और उनके घर भी अच्छे हैं। और जो लोअर लेवल के लोग हैं, यानी कि एससी दलित्स हैं, comprise 1/3 of population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of the houses have electric connection. Electricity powers all the tube-wells in the field and is used in various types of small businesses. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. The description above shows that Palampur has fairly well developed systems of road, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. यदि आप गांव में रहे हो तो आप इन सारी चीजों को देखे होंगे। अब फिलहाल वर्तमान में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार 100% जो विलेज हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं। 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये नहीं 100% होम्स इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। कोई विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि वहां एटलीस्ट मिनिमम 10% जो हाउसेस हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। उसके अलावे जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे आपका स्कूल, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो, या फिर सामुदायिक भवन है, या उस ढंग से जो है बिल्डिंग्स हैं, वो वहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अभी 100% इलेक्ट्रिफाइड विलेज हो गए हैं। तो इस गांव के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये स्टोरी कुछ पहले का है, हम आज अब पढ़ रहे हैं आपका 2020 में, लेकिन ये स्टोरी अच्छा खासा कम से कम ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले का ये चीजों को दिखाता है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activity include a small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. देखो, नॉर्मली क्या है कि इंडिया में अभी भी ऑलमोस्ट 50%, यानी कि कह सकते हो 47-48% के आसपास फार्मिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 15-16% में है। अब देखो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के इन जनरल 4 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ नॉर्मली जो आप इकोनॉमिक्स के बुक में जनरली पढ़ोगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 आएंगे। लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये लैंड, लेबर और कैपिटल में इसने फिजिकल कैपिटल को अलग तीसरा फैक्टर दिया है। फोर्थ, तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा आपका, ये कैपिटल में आपका टूल्स, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और जो आपका एक रॉ मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको, तो जो आपका टूल्स, मशीन्स, ये सब है, ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, और जो रॉ मटेरियल है वर्किंग कैपिटल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इसको कहते हैं। अब जो फोर्थ फैक्टर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि है ना, कि देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This these days is called human capital.
तो ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, इसे आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। अब ये देखो स्मॉल एक्टिविटीज दिया हुआ है, जैसे ये विलेज, ये आपका एक पिक्चर दिया हुआ है फैक्ट्री। तो देखो जहां फैक्ट्री लगा हुआ है तो वो लैंड आपका हो गया, उस जगह किसी जगह पे तो फैक्ट्री लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपका प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा जो है वो आपका लगा हुआ है। तो और यहाँ देखो एक लेबरर्स ये लगे हुए, और इन सारे को ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, और रॉ मटेरियल वगैरह जो भी इस पे बन रहा है, जो कपड़े वगैरह टाइप का चीजें बन रहा है, तो वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, इसमें डिफरेंट कैपिटल लगते हैं, और ये सारी चीज को कोई ना ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब देखो लैंड, तो लैंड इज फिक्स्ड, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। देखो 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। लेकिन ये विलेज इकोनॉमी है, इंडिया में अभी हम देखते हैं तो लेस देन 50% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट आपका एग्रीकल्चर पे है। ये 75%, इसका दो कारण है। एक तो ये जो है आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो ये पार्ट को दिखा रहा है, वहां एग्रीकल्चर ज्यादा है, और दूसरा है ये आपका स्टोरी एक्चुअल में है वो 20 इयर्स बैक है। तो 20 इयर्स बैक जो है अधिक लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, ठीक है। तो फिर 75% ये लगे हुए हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, कुछ जो है जिनके पास अपना लैंड है, कुछ जो है बिग लैंडलॉर्ड हैं, और उनके बिग लैंडलॉर्ड के खेतों में काम करने के लिए लेबरर्स क्लास हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farm. यानी एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, कृषि अच्छा हो रहा है, तो उनका लाइफ अच्छा होगा। But remember that there is basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wastelands in the village has been converted to cultivable lands. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. लैंड जो है वो फिक्स्ड है, कुछ जो बेस्ट लैंड है उसे आप न्यू प्रोडक्टिव लैंड में ला सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। यस, वी कैन डू की हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, डिफरेंट न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, दिस वी कैन डू, बट जो फिक्स जो लैंड एरिया है उसको हम बहुत अधिक स्ट्रेच नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज जो हम 2020 में देख रहे हैं तो बहुत सारे एरिया में, इनफैक्ट विलेज एरिया में भी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिफरेंट सर्विसेज या फिर लिविंग हाउसेस के लिए या फिर रोड के लिए वो कंज्यूम लैंड को किया जा रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ अभी देखोगे जो हाईवे वगैरह बन रहे हैं, कुछ रेलवे लाइंस बन रहे हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे जो है एग्रीकल्चरल लैंड में, तो इनफैक्ट कुछ एरिया में जो है वो लैंड आपका एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है। अब ये कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो देखो नॉर्मली जो है या तो एकड़ में मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं, बीघे में मापते हैं, कट्ठा में मापते हैं, ये इस ढंग से जो मेजरमेंट होता है। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स लैंड के लिए। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? यस। तो इसमें देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, रबी होता है और खरीफ होता है, दो मेनली, और एक तीसरा जायद का होता है। तो जो रबी का आपका है, ये खरीफ और रबी के बारे में दिया हुआ है कि किस टाइम में कौन सा लगाया जाता है। नॉर्मली देखो क्या है कि जिस एरिया में रेनफेड एग्रीकल्चर है, यानी कि वर्षा के द्वारा कृषि की जाती है, तो वहां सामान्यतः वन फसल ही पैदा कर सकते हैं। तो नो डाउट लैंड फिक्स है, लेकिन हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी करके, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हम टू फसल, टू क्रॉप, सम एरिया में थ्री क्रॉप हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में दिया हुआ है, जैसे देखो धान हो गया, गेहूं हो गया, ये टू फसल होगा, लेकिन गन्ना जैसा फसल जो है वो ईयर में ओनली वन टाइम होता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. देखो इरिगेशन के कारण ऑलरेडी हमने देखा, इलेक्ट्रिसिटी जब विलेज में है तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, वाटर सिंचाई जो है प्रॉपर तरीका से किया जा सकता है। देखो ये है आपका वीट, बाजरा, शुगर केन, तो शुगर केन के लिए नॉर्मली 1 ईयर का टाइम लगता है। पोटैटो इन मीन टाइम जैसे मूंग वगैरह फसल है, ये सब टाइप ये हम पैदा कर लेते हैं।
देखो तो यहाँ ये जो एग्रीकल्चर वगैरह है, तो ये इरिगेशन किस ढंग से डेवलप हुआ इसके बारे में बताता है। अब ये कह रहा है कि नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन apart from the riverine plains. Coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated. देखो ये तब लिखा गया बुक जो एक्चुअली ओरिजिनल, ये जो आपका ईयर है 2018-19 में ये बुक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा यहाँ है ये पहले का है। अभी जो हमारे पास है ऑलमोस्ट 55% जो है इरिगेशन इरिगेटेड लैंड है। इनफैक्ट जैसे देखो स्टोरी ये पालमपुर जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ एरिया में देखोगे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच के जो झांसी वगैरह के आसपास का जो एरिया है, बुंदेलखंड जिसको बोलते हैं, उस बुंदेलखंड में आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो सेम ही आप उत्तर प्रदेश को डिफरेंट पार्ट में यदि बांटोगे तो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है जिसे हरित प्रदेश भी कहते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर का एक्सीलेंट फैसिलिटी है, हर चीज की फैसिलिटी है। लेकिन जो आपका बुंदेलखंड एरिया है या फिर आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ चीजें उतनी डेवलप नहीं है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as a third crop in the past 15 to 20 years. देखो टू क्रॉप्स ग्रो किया। अब जनरली जो होता है कि टू के बीच में वन आपको थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है ताकि जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे। बट आप कहीं ना कहीं कुछ और ऐसे फसल लगा देते हो, जैसे कुछ पोटैटो लगा देते हैं, कुछ मूंग लगा देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लगा देते हैं। तो इस ढंग से क्या है कि मीन टाइम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो मृदा में जो मिट्टी में सॉइल में जो है उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि दलहन यदि हम जो आपका पल्सेस यदि लगाते हैं तो वो पल्सेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो काम आते हैं। तो इनफैक्ट जो कुछ क्रॉप है वो आपका जो न्यूट्रिएंट साइकिल को रोटेट करते हैं और वो लैंड के लिए फायदा होता है। अब कुछ एक्टिविटी वगैरह दिया हुआ है तो उस चीज को आप देखना। अब है कल्टीवेटेड लैंड एरिया ओवर द ईयर्स, ये इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि देखो 1950 में जब जस्ट देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो 120 मिलियन हेक्टेयर था, और 2012 तो 2012 का देखो लेटेस्ट डेटा यहाँ उपलब्ध है तो 155 मिलियन। अब देखो ग्रेजुअली बीच में आपका 120 से लेकर के 155 हुआ, बहुत सारे ईयर आप देखोगे 1970 तो 1970 में भी 140 है और आपका 2000 में भी 140 मिलियन हेक्टेयर है। इसका मतलब है कि आपका 30 ईयर्स में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इन एग्रीगेट देखोगे तो 35 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस ड्यूरेशन में 70 से 2000 के बीच में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो लैंड का जो है इरिगेशन तो आप बढ़ा सकते हो, डिफरेंट फैसिलिटी तो बढ़ा सकते हो, लेकिन जो अवेलेबल लैंड है उसमें जो इंक्रीमेंट करने का बहुत कम चांस है। इनफैक्ट अब बहुत सारे एरिया में जो है कम हो रहे हैं। अब कह रहा है इज इट इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन पे आप विचार करोगे, उस पे आप सोचोगे, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि यील्ड बढ़ाने का जो तरीका है उसमें आप जो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे उसके जगह साइंटिफिक मेथड यूज करो, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करना है। इरिगेशन अभी जैसे देखो जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो रहा है, ऑर्गेनिक जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, और दूसरा है जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग यूज हो रहा है, और डिफरेंट मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह, तो इसके कारण हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में देखो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, आपका फर्टिलाइजर्स है, फार्म मशीनरी है, डीजल इंजन है, आपका पेस्टिसाइड है, इरिगेशन में डिफरेंट है, या तो कैनाल है, पंप सेट्स है, आपका डैम्स है, ये सारे यूज किए जा रहे हैं। तो ये नॉर्मली आप देखोगे। अब ये देखो बिल्ड लैंड सस्टेन, अब इन लॉन्ग टर्म क्या ये लैंड सस्टेन करेगा? तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट the modern farming methods have overused the natural resources base। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे एरिया में देखोगे
चूंकि कुछ एरिया में है कि इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे, कुछ एरिया में फ्री भी दिया जाता है, उसके कारण जो क्या है कि बहुत अधिक दोहन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। इसके कारण जो है ग्राउंड लेवल का वाटर बहुत नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, उसके कारण आपका सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपका पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसके कारण आपका लैंड का भी प्रॉब्लम हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन वगैरह ये हो रहे हैं। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. देखो अभी वही चीजें, दो बेस्ट मेथड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग। अब ये देखो, ये गांव जो है पालमपुर विलेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, देखोगे ये जो है एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये देखोगे स्मॉल स्मॉल, तो इस यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखो दिखाया जाएगा कि कुछ फैमिली है उनके पास लार्ज एरिया है, कुछ के पास छोटे छोटे। तो ये देखो स्मॉल स्मॉल एरिया जो है छोटे छोटे किसान के पास, ये बड़े एरिया जो है बड़े किसान के पास है, कुछ जो है मीडियम किसान है। तो ये आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ठीक है, अब ये देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। देखो हमने ऑलरेडी देखा कि 450 जो फैमिली है उस पूरे गांव में, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि 150 फैमिली जो है, टोटल 450 है, उसमें से 1/3 के पास यानी 150 के पास कोई लैंड नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरे फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके यहाँ एज ए लेबर क्लास के तौर पे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब जो बाकी 300 बचे ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, जो लैंड जिनके पास है, यानी 300 जो अब बचे, 150 के पास तो कोई लैंड ही नहीं है। अब उसमें से जो 300 बचे, उसमें से 240 के पास स्मॉल लैंड है, यानी लेस देन 2 हेक्टेयर। ये जो छोटा छोटा देख रहे हो वो स्मॉल के पास है, यानी कि 240। यानी कि जिनके पास लैंड है उसमें भी आप देखोगे तो आपका बहुत सारा, मैक्सिमम के पास लैंड बहुत कम है, यानी कि 80% उसमें भी जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, और बाकी जो है वो उनके पास अधिक है। अब ये एक किसान के बारे में दिया हुआ है कि ये किसान गोविंद है, उसका 1960 में जो था 2.25 हेक्टेयर था, उसके 3 बेटे हुए, तो उसके 3 बेटे हुए तो अब डिवाइड हुआ तो 0.75 हेक्टेयर बचा, यानी 1 हेक्टेयर से भी कम। अब सोचो, तो मान लिया मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी वो अप्लाई करेगा तो उसके लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अब फिर उसके यदि 3 बेटे हो जाएंगे तो 0.25 हेक्टेयर बचेगा, तो उसके लिए वो सस्टेनेबल रह ही नहीं जाएगा। अब ये देखो, ये लैंड वगैरह के बारे में देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिगर को हम ये देखते हैं आपका अच्छा तरीके से। देखो ये जो क्या है ना कि ये वाला पार्ट जो है आपका, तो वो आपका लैंड है जो है वो जो स्मॉल के पास है। तो स्मॉल में जो है, यानी कि जो 240 फैमिली है उनके पास टोटल जो लैंड अवेलेबल है 44.6%, और ये जो नंबर ऑफ फार्मर्स 85%, और जो आपका 55.40% लैंड जो है वो मात्र 15% लोगों के पास। तो जो ये 15% है इनके पास जो है मोर देन 2 हेक्टेयर है, और जो 85% है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है। तो अब वो जिनके पास लैंड नहीं है या जिनके पास बहुत कम लैंड है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने, जिनके पास थोड़ा सा लैंड है वो अपने वाले में काम करेंगे, उनके पास यदि टाइम बचेगा तो बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करेंगे, या जिनके पास जो 150 फैमिली है उनके पास लैंड नहीं है तो या वो कर सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी में वो इंगेज रह सकते हैं, जैसे कोई गाय पाल लिया एक, या कोई छोटा मोटा दुकान खोल लिया, या कुछ और काम कर सकता है, या फिर है एज ए लेबरर जो है एग्रीकल्चर में वो काम करेगा। अब ये कुछ कुछ स्मॉल एक्टिविटी है। अब ये देखो, ये दोनों के बारे में एक है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीस डेज। तो ये दोनों बात करते हैं कि क्या है कि गांव में जैसे जैसे बेड टाइम पास हो रहा है, काम बहुत कम मिल रहा है, पूरे ईयर में काम नहीं मिलता है। उसके बाद एक बोलता है कि ऐसा है कि मशीन आने से आ जाने के बाद
तो और भी सही से काम नहीं मिल रहा है। अदरवाइज क्या है कि मशीन नहीं था तो मैक्सिमम लेबर क्लास ही काम करते थे, लेबर ही उसमें काम करते थे। लेकिन अब आज के डेट में मैक्सिमम चीजें के लिए रोपने से लेकर के यानी सोइंग से लेकर के आपका थ्रेसिंग तक मशीनें आ गई है। पहले देखोगे कि गांव में बैल वगैरह से जुताई की जाती थी, अब ट्रैक्टर, पावर टीलर, ये सारी चीजें ये आ गई है। अब ये दो स्टोरी बता रहा, दो का जो ये आपका जो कन्वर्सेशन है डाला एंड रामकली के बीच में। तो डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wage for a farm labor set by the government is 300 per day. मार्च 2017 का ये डेटा कह रहा है, बट डाला गेट्स ओनली 160, यानी कि सरकार ने फिक्स कर रखा है उस एरिया में 300 पर डे 2017 के डेटा के अनुसार, बट डाला जो को क्या मिलता है वो आपका 160 ही मिलता है। तो देयर इज heavy competition for works among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm labor. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. देखो सरकार ने अधिक वेज तो फिक्स कर रखा है, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई गैप के कारण कि लेबरर्स का डिमांड जो है कम है और सप्लाई जो है ज्यादा है, तो डिमांड आपका कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइसेस जो होगा वो लोअर होगा। यदि लेबरर्स कम होते और डिमांड उनका ज्यादा होता तो सरकार ने जितना 300 रखा है उससे ज्यादा मजदूरी मिलता है, लेकिन इन्हें कम मिल रहा है। अब ये कुछ जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको आप स्टडी करना, उस पर थोड़ा सा थॉट देना, फिर उसके बाद जो भी आपके पास इशू होगा आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखो तो फार्मिंग में बहुत सारे कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है। वो कैपिटल इन द सेंस की सीड्स वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, या फिर मशीनरी के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए ये जरूरी होता है। ये आप कुछ पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, इस चीज को आप देखोगे। अब है सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। इसमें देखो एज ए हम एग्रीकल्चर के इस विलेज के थ्रू हम इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स को इन रॉ फैक्ट्स देख रहे हैं, रॉ वे में देख रहे हैं, और स्पेशलाइजेशन जो होगा आगे के चैप्टर या क्लासेस में जो होगा वो हम स्पेसिफिक देखेंगे। यहाँ हम है पूरे एज ए होल इकोनॉमी को समझ रहे हैं। तो देखो पहले तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ, अब वो प्रोडक्शन का सेल भी तो होना चाहिए। यदि सरप्लस है, मैक्सिमम जो स्मॉल फार्मर्स हैं तो वो तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सपोज कंज्यूम करेंगे, लेकिन उनको भी तो कुछ पैसे चाहिए सीड्स के लिए। सीड्स मान के चलो घर का यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए तो कुछ जो है उन्हें सेल करना पड़ता है। तो let us suppose that the farmers have produced wheat in their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. तो स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत कम बचता है सरप्लस सेल करने के लिए, लेकिन जो मीडियम है उनके पास थोड़ा ज्यादा बचता है, और लार्जर जो है उनके पास ज्यादा बचता है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। इन पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट्स। तो बुलॉक कार्ट्स पे ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earnings. What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Later, he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan. He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, Tejpal Singh planned to use his earnings to buy another tractor. Another tractors would increase his fixed capital. देखो हमने देखा था ना कि फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी वगैरह जो फिक्स्ड कैपिटल है, और एक जो सीड्स वगैरह हो गए और ये सारी चीजें जो होगी वो आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, this constitutes the capital for non-farm activity.
देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, तो स्मॉल तो तेजपाल सिंह जो है लार्ज फार्मर है, उसने 350 क्विंटल्स गेहूं बेचा। अब उसके पास जो पैसे बचे हैं, तो वो क्या है स्मॉल फार्मर्स को लेंड करेगा, लोन देगा, ब्याज पे पैसे देगा, और या फिर वो अपना कुछ पैसा रखेगा नेक्स्ट जो फार्मिंग ईयर है उसमें सारी चीजों को रॉ मटेरियल से लेकर के सारी चीजों को यूज करने में। फिर उसके बाद वो हो सकता है वो ट्रैक्टर प्लान कर रहा है खरीदने के लिए, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास तो सेविंग होता नहीं है, तो वो ब्याज पे पैसे लेते हैं और चीजों को खरीदते हैं। अब देखो हमने अभी फार्मिंग सेक्टर देखा, अब हम जो देखते हैं विलेज में, जो ये विलेज जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज जो देखेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी देखा कि 75% जो लोग हैं वो आपका फार्मिंग में लगे हुए हैं, तो जो 25% है वो नॉन फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो डेयरी, तो नॉन फार्मिंग में एक आपका डेयरी है। तो डेयरी इज a common activity in many families of Palampur. People feed their buffalo on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Sahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. अब ये चीजें हैं कि थ्री फार्मर्स हैं उनके जो ये एक्टिविटी आपको देखना है, करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हमने एक देखा डेयरी, अब दूसरा है एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a smaller scale. They are carried out mostly at home and in the fields with the help of family labor, rarely are laborers hired. यानी कि जो MSME है एक तरह से, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो ये आपका जो है माइक्रो एंड स्मॉल लेवल पे ये चीजें करते हैं। अब देखो ये एक है मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग, यानी कि जो डीजल इंजन से जो शुगर केन क्रशिंग मशीन है, एक आदमी ने इसमें मिश्री लाल ने ये खरीद लिया, और करीम ने क्या किया कि कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल दिया, तो वहां लोग पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो ये आपका जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आता है। अब देखो ये शॉपकीपर्स, तो शॉपकीपर्स आपका सर्विसेज सेक्टर में आ गया, जो डिफरेंट चीजों को बेचेंगे। फिर है ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका सर्विसेज सेक्टर में है, जो बैलगाड़ी, रिक्शा और ये सारी चीजें हैं, तो उसके जगह जो है अब एक तरह से आपका ऑटो आपका आ गया, बैटरी ऑपरेटेड आपका ई रिक्शा आ गया, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम चेंज हुए। नेक्स्ट ये कह रहा है किशोरा इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर्स। किशोरा found it difficult to meet his family's need from the wage that he received. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to the buffalo and uses it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Sapur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. अब एक किशोरा के बारे में कहा था कि वो उसके पास एग्रीकल्चर में उसको कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया कि एक भैंस खरीद लिया लोन से। अब वो उस भैंस से वो दूध भी निकाल रहा और उसको जो क्या है कि ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर रहा है, तो कुछ पैसे इससे भी कमा रहा है, कुछ उधर से भी, तो एटलीस्ट उसकी लाइफ जो है ठीक ठाक चल रही है। अब ये समरी है, तो इस समरी को आप पढ़ लोगे जो चीजें हमने ये डिस्कस किया। तो आज हमने क्या देखा कि जो ये एक इकोनॉमी है वो थ्री सेक्टर में डिवाइड मेनली है। मेनली आपको अभी स्टडी थ्री सेक्टर को करना है। प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर हम यहाँ देख रहे हैं। आगे के क्लासेस में हम और चीजें देखेंगे कि आपका जो माइनिंग क्वेरिंग है ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्सरी में आपका सर्विसेज सेक्टर है। फिर प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स देखें, गांव का इकोनॉमी किस ढंग से चलता है। अब देखो कुछ एरिया जो है जहां जैसे पालमपुर विलेज जो है, तो पालमपुर विलेज का स्टोरी हमने जो देखा, तो यहाँ क्या है कि यहाँ 75% लोग जो फार्मिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, 25% जो है नॉन फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो आपका 75% जो लगे हुए हैं, तो उसमें जो है 450 टोटल विलेज हैं, तो 150 जो
फैमिली है उसके पास लैंड ही नहीं है, और जो बाकी बचे 300, उस 300 में आपका 240 जो है उसके पास 2 हेक्टेयर से कम है, और बाकी लिमिटेड जो है उनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर है। जो जिनके पास जो लोअर लेवल के, जिनके पास कम एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो या तो वो फार्मिंग में काम कर रहे हैं दूसरे के यहाँ लेबरर के तौर पे, या फिर वो दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटी, जैसे किसी ने भैंस पाल लिया, डेयरी में काम कर रहा है, डेयरी में अपना गाय वगैरह पाल लिया, किसी ने ऑटो रिक्शा ले ली, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, किसी ने शॉप खोल लिया। तो ये हमारी चीजें थी। आगे के लेक्चर्स में हम और आगे चीजें देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को खुद से पढ़ें और चीजों को समझें, और जहां आपको कंसेप्ट में जहां भी प्रॉब्लम होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें कि इन जो फ्यूचर जो कमिंग लेक्चर है हम उसमें उस चीजों को एकोमोडेट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।